हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बीएड के फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके यूनिट 2 के क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाऊंगी। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। देने को ये एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। सो मैं ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मानिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो शॉर्ट नोट में आए, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स में आए, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के पार्ट को मैं आपको ब्रेक कर करके पढ़ाऊँगी, इसलिए आप भी इसको ब्रेक करके ही देख सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले तो हमें ये वाला कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 98 और 99 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपके पास में बुक है तो आप ये बुक निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद में आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। सो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, मीनिंग और कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिनकी अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की दे रखी है। सो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो पूरी जितनी लाइफ में जितनी भी फील्ड्स होती हैं, हर एक फील्ड में वो पाए जाते हैं। चाहे यहाँ पे हम बात करें बच्चों की, जैसे चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल बिहेवियर हो। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन में किसी ना किसी तरीके का कोई वेरिएशन देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसे फिज़िकली किसी की एज वाइज भी बात करें तो सब 5 से लेके 10 तक की जो एज है बच्चों की, या तो ये तो ज़्यादा गैप हो गया, लीजिए 5 और 7 के बीच की जो एज है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी मेंटल हेल्थ एक जैसी ग्रो हो, सबकी फ़िज़िकल हेल्थ एक जैसी ग्रो हो, या सबका जो इमोशनल कैरेक्टर है वो एक जैसा ग्रो हो। तो हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर भी हैं या 4 मेंबर भी हैं, तो उन सबका जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है और जो फिज़िकल ग्रोथ है वो भी पूरी तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ना वो हर फील्ड में है लाइफ की। इसमें बहुत सब जो बच्चे हैं, जैसे चाहे उनका फिजिकल बिहेवियर हो या मेंटल हो या फिर इमोशनल हो, तो ये सब डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस है ना, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, इन सब डिफरेंसेस की वजह से, ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो एजुकेशनल प्रोसेस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, उसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम्स ही हों, कई बार किसी किसी चीज़ के बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द टीचर रिमेन्स फेलर इन द क्लासेस वेयर इंडिविजुअल डिफरेंस आर इन अबंडेंस। जैसे मान लीजिए एक टीचर है और 30 to 35 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, और वहाँ पे उस 35 स्टूडेंट्स की क्लास में एक भी बच्चे में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। पढ़ने के सेंस में मैं आपसे बात कर रही हूँ, सबका ही जो कैचिंग पावर है वो किसी की बहुत ज़्यादा स्लो है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी की ऑन एवरेज है, किसी में किसी की कोई स्किल्स हैं, किसी की कोई स्किल्स है। तो ऐसे में क्या है, अगर ये वेरिएशंस कुछ लिमिट में होती है, लाइक ग्रुप वाइज ये वेरिएशंस देखने को मिले तो एक बार को अच्छा होता है। लेकिन जब ये जो वेरिएशंस है ये अबंडेंस में हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती हैं, तो उस टाइम पे एक टीचर या फिर जो भी एग्जामिनर है या जो भी क्लास होल्डर है वहाँ पे, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने को मिलता है। यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं। सो वी कैन से दैट एनी 2 स्टूडेंट्स और एनी 2 ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी सिमिलर और लाइक ईच अदर। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल रखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कि कोई भी 2 बच्चे या कोई भी 2 ह्यूमन बींग जो है ना वो एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते। और ये चीज़ें आपने अपनी फैमिली में भी देखी होंगी, इवन आपके फ्रेंड्स में भी देखी होगी कि कोई भी 2 दोस्त एक जैसे नहीं हो सकते। किसी में कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एक स्कॉलर का नाम है, यहाँ पे इवन 2 स्कॉलर्स के नाम है जिनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट पेज पे और आपको अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप 2 या 3 स्कॉलर्स के नाम, उनके डिफरेंसेस, जो डेफिनेशन दे रखी है इंडिविजुअल डिफरेंस की, उसके साथ आप इसको लर्न कर लीजिएगा।
जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये 1962 की डेफिनेशन, एक 1968 की, दो डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे भी आपको दे रखी है डेफिनेशंस, तो कोई भी जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप डेफिनेशन यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड्स फॉर दोज डिफरेंसेस विच इज़ देयर टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब ए पर्सन को बी पर्सन से जो चीज़ें बिल्कुल सेपरेट करती हैं, इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, हम लोग कंपैरिजन भी करते हैं कि फर्स्ट पर्सन में ये चीज़ की कमी है, सेकंड में आपको दूसरे की शायद कोई कमी हो, शायद कोई चीज़ अच्छी हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन में जो पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश करता है। नाउ यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दे रखी है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको दे रखे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, जैसे कि फर्स्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन मच इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ टू पर्सन एंड एक्टिविटीज़। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कोई भी दो पर्सनालिटी के बीच में हो सकता है, उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में हो सकता है, उनके बिहेवियर में, कोई काम करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, या वे ऑफ टॉकिंग, या जो भी उनका बिहेवियर हो। इंडिविजुअल डिफरेंस हैव अ वास्ट रेंज, बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत यहाँ पे मिलियंस में लोग रह रहे हैं। अब एक ज़्यादा भी पूरे इंडिया की भी बात नहीं करें, तो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी की भी बात करें, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी कल्चर के लोग आपको देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। एजुकेशनल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम भी बच्चों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाया था टीचर का एग्जाम्पल लेके। ड्यू टू दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर हैज़ टू अलर्ट इन टीचिंग टास्क एंड कैन नॉट डिपेंड ऑन टीचिंग सिस्टम। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज बीइंग डन सिंस द ऑल टाइम। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड दे रखे हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे ना आपको कुछ फैक्टर्स लिखने हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये देखिए, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे पहला फैक्टर आता है हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें वंशानुगत होती हैं, जो आपको अपनी फैमिली से, जीन्स है, जैसे कुछ बच्चों की जो आई का कलर है वो अपने पेरेंट्स जैसा होता है, उनकी हाइट काफ़ी बड़ी है तो फैमिली में हाइट बड़ी है, तो बच्चे की भी हाइट बहुत बड़ी है। बॉडी का कॉम्प्लेक्शन हो गया, बोलने का तरीका हो गया, चलने का तरीका हो गया, कुछ और बेसिक आपकी हैबिट्स हैं, तो ये चीज़ें आपको किससे आती हैं? हेरिडिटी से आती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जैसे जो चीज़ है, अब ह्यूमन है, ह्यूमन से बर्थ ह्यूमन का ही हो रहा है, और जो एनिमल है, जिस भी टाइप का एनिमल है उससे उसी का बर्थ हो रहा है। ऐसा नहीं कैट से एक ह्यूमन बेबी निकल रहा है। तो ये क्या यहाँ पे आपको बता रखा है कि कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन। किटन जो एक छोटी कैट होती है ना, बेबी कैट, उसे किटन कहते हैं। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ एंड अ ह्यूमन टू एन इन्फेंट। तो ये चीज़ें क्या बता रखी है कि कैट से बेबी कैट हो रहा है, काउ से काउ, ह्यूमन से ह्यूमन। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि जो मेंबर ऑफ स्पीशीज़ होते हैं उनकी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लाइक साइज़ हो गया और फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हेरिडिटी के अंदर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे हेरिडिटी है ना, ये क्या है? एक मदर है और एक फादर है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल का मतलब जिसके अंदर एक मदर और फादर की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके थ्रू जो जीन्स हैं, डीएनए है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। हेरिडिटी जो है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस की डेफिनेशन सिमिलर हो सकती है, लेकिन जब ह्यूमंस का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास में भी बहुत सारे टाइप के लोग हैं। हाँ, अगर हम एक मेजर डिफरेंस उनमें देखें तो एक मेल फीमेल और LGBTQ कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंस आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका फेस स्ट्रक्चर अलग है। किसी की नोज़, किसी के लिप्स, किसी की आइज़, किसी के ईयर्स। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है, जो कि हेरिडिटी में ही हमको पढ़ने को मिलता है।
अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको दे रखा है, हेरिडिटी कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस किस वे में हेरिडिटी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देता है। फर्स्ट आता है हेरिडिटी डिटरमाइन चाइल्ड सेक्स, बच्चे का जो सेक्स है, मेल है फीमेल है या LGBTQ जो कम्युनिटीज़ आती हैं, तो ये चीज़ें हेरिडिटी से हो जाती हैं। सेकंड है हेरिडिटी ऑल्सो प्लेज रोल इन बर्थ ऑफ द ट्विंस, जो बर्थ होता है ट्विंस का, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, चाहे 2 बॉय चाहे 2 गर्ल, चाहे 1 बॉय 1 गर्ल, तो इसमें भी हेरिडिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेरिडिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ लोग ज़्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी हेरिडिटी जो है वो एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर जिसे कि हम कहते हैं हेरिडिटी। आपको ना इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी याद होती तो पहले ये मेन फैक्टर्स जो है ना ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में पॉइंट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करके भी लिख पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैसे फिजिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल कंडीशन, ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग बुक्स से नहीं सीखते, हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। लोग किस तरीके से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग इन्वायरमेंट से सीखने लग जाते हैं। मानिए एक इंडियन बच्चा है और वो जाके उसे आप इंग्लैंड या फिर अमेरिका या कनाडा कहीं फॉरेन कंट्री में छोड़ आएंगे, तो ऑब्वियसली जो वो बच्चा है, भले इंडियन कल्चर है, लेकिन उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे वहाँ पे लोग रहेंगे वही चीज़ें एक बच्चे को आने लग जाती हैं। यही चीज़ें होती है जब हम स्टेट वाइज देखते हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आपका बर्थ हुआ हो, आप अगर बाय बर्थ ही दूसरी स्टेट में रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ का वे ऑफ टॉकिंग, वहाँ का कल्चर ऑटोमेटिकली आपके अंदर इन्वायरमेंट की वजह से आने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, कुछ सोशल फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे फूड, वाटर, वेदर, इन्वायरमेंट कंडीशंस हो गई। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड, क्लासमेट, नेबर्स, जैसे जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो इन्वायरमेंट, जैसे भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग या जो आपका बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ें आपकी देखने को मिल जाती हैं। सेम चीज़ हम हमारे फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, पेरेंट्स से, या जो हमारे क्लोज वन होते हैं जिनके आसपास हम लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस प्लेस हो गए, क्लब हो गए, लाइब्रेरी हो गई, तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके हम वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे मानिए आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपने आसपास का एनवायरनमेंट देखा कि वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ के एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को समझा लेंगे कि आपको यहाँ पे शोर नहीं करना। आप किसी क्लब में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली आप पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्लब है या कोई भी ऐसी प्लेस है, पार्टी प्लेस है जहाँ पे शोर हो रहा है, डांस हो रहा है, म्यूज़िक हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके इन्वायरमेंट का जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको देख के आप वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। सो यही पॉइंट्स हैं कि जो अबव फोर्सेज हैं पुट देयर डिज़ायरेबल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। तो बर्थ से लेके टिल डेथ हम जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर आने लग जाती हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट से ही हम चीज़ें सीखते हैं कि लाइक किसी की बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे आपको कैसा बिहेव करना है, अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई सैड सा इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है, तो ये चीज़ें आप यहीं से सीखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कुछ इन्वायरमेंट लीव्स दे रखे हैं जो कि पर्सन के ऊपर रह जाते हैं, किस तरीके से रह जाते हैं ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। जैसे मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मदर अफेक्ट द चाइल्ड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब भी मदर प्रेग्नेंट हो या जब बेबी वॉर्म में होता है, तो उस टाइम पे जो मदर का फिजिकल और मेंटल स्टेट होता है कि वो कितना खुश है, वो फिजिकली कितना फिट है, तो ये चीज़ें जो है ना बच्चे की हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। टेंस है, एंजाइटी है, इमोशनल इफेक्ट्स है, तो ये सब चीज़ें बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिल जाती हैं। सेकेंड, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, चाइल्ड्स मदर गेट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो अफेक्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्री मेच्योर, नॉर्मल और थ्रू ऑपरेशन, ये चीज़ें भी हैं। आफ्टर बर्थ जो फिजिकल, सोशल और कल्चरल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालता है। एवरी इन्वायरमेंट फोर्स
हैज़ मच एनर्जी, इट कैन गिव टर्न टू एनी बडी इन एनी डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, ऊपर से आप ऐसे जगह पे जाके बैठ गए जहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप ऑलरेडी परेशान हैं और आप कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं या आपका आसपास का सर्कल ऐसा है जो बहुत खुश मिजाज है, तो धीरे धीरे ना आप अपनी उस प्रॉब्लम को भूल के आप भी हो सकता है कि थोड़ा खुश होने का ट्राई करें। तो ये चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो है वो एज और किस तरीके से आप लोगों के साथ में रह रहे हैं वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। एज फैक्टर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोगों में एज से पहले ही मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एज। एज एक ऐसा फैक्टर है, जब ये इंक्रीज़ होता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस किसी एक पर्टिकुलर की पर्सनालिटी में लेकर आता है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर के अंदर आते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स ही स्टार्ट यहाँ पे वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जैसे क्रिएटिव पावर का मतलब क्या है, अलग अलग कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, टाइम से पहले बच्चे को निकाल दिया जाता है चीज़ों को अर्न करने के लिए, चीज़ों को खुद से समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स से खुद से लड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को बहुत बड़ी एज तक अपने पास ही रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेक्स। फिजिकल वेरिएशन आर क्लियरली विजिबल ऑन द बेसिक ऑफ सेक्स। जैसे जो गर्ल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं बॉयज़ से जल्दी, और जो बहुत सारे बॉयज़ भी होते हैं जिन पे एज से पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एज फैक्टर दे रखे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू पॉवर्टी पेरेंट्स आर अनेबल टू मीट आउट द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। एवरी चिल्ड्रन वांट टू अवॉइड ऑल फैसिलिटीज़। अब देखिए जो पॉवर्टी है ना, गरीबी, कई बार होता है कि इस वजह से बच्चों को उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं। बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो लेबर का काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती, उनको उन चीज़ों के लिए खुद से ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद ही लड़ना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आप पॉवर्टी में लिखेंगे। स्कूल इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्वेल्थ तक जो आपका एकेडमिक्स का टाइम होता है उसमें घर से ज़्यादा बच्चा बाहर टाइम स्पेंड करता है, जैसे स्कूल में और ट्यूशन्स में। तो वहाँ का इन्वायरमेंट बच्चे के बिहेवियर में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे जो मैंने कॉजेज़ यहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करे वही आपको शॉर्ट नोट में दे रखे हैं। ये फ्लो चार्ट को लर्न कर लीजिएगा। अगर आपने सारा वो नहीं भी पढ़ा तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने इंडिविजुअल डिफरेंस वाले आंसर को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है हेरिडिटी, सेकंड वन इज़ एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज़ मैच्योरिटी, फोर्थ वन इज़ एज, फिफ्थ वन इज़ क्रिएटिव पावर, एंड नेक्स्ट वन इज़ कास्ट, रेस, कल्चर, नेशन, सेवेंथ वन इज़ सेक्स, लास्ट वन इज़ पॉवर्टी, एंड सेकेंड लास्ट इज़ पॉवर्टी, एंड लास्ट वन इज़ स्कूल इन्वायरमेंट। तो गाइज़ ये पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, तो ये पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा आंसर को, और ये जो आंसर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस वाला बचा हुआ है, ये आंसर हम पेज नंबर 109 एंड 110 पे करेंगे। सो चलिए मैं आपको ये पेज नंबर दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट, ये रहा क्वेश्चन। देखिए, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है ना, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बता चुकी हूँ, वहाँ से भी आपने पॉइंट को याद किया होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं कि मानिए ये आज से सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाए तो भी ना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंस में फर्स्ट आता है एवरी टीचर शुड एक्वायर द नॉलेज ऑफ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द स्टूडेंट। अब जो टीचर है ना, उनको ये चीज़ें बच्चे की आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। जैसे मानिए किसी स्टूडेंट में कोई अलग स्किल होती है, किसी में कोई अलग टैलेंट होता है, किसी की कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कोई एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई क्रिएटिव स्किल्स में बहुत अच्छा है। तो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, और हर किसी में अपना एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, जिसे हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उसको टैलेंट को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन हर पर्टिकुलर एज में जाके हमें पता चलता है, लेकिन तब तक हो सकता है बहुत लेट हो चुका हो।
लेकिन पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं ना वो एक बहुत कम एज में बच्चे का जो वो टैलेंट है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, it would be wrong to accept uniformly in the success or efficiency of group in some areas. नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल द स्टूडेंट्स कैनॉट अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम करिकुलम, ऑल्सो द सेम टीचिंग मेथड कैन बी यूजफुल फॉर देम। एवरी क्लास इंक्लूड सुपीरियर, एवरेज एंड डल स्टूडेंट। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो आपने देखा होगा कि हर एक क्लास में ना कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑन एवरेज होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत डल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टीचर्स को काम करने की ज़रूरत होती है उनकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू जो एजुकेशन जो डिफरेंसेस हैं उसको कम किया जा सकता है या उसको ओवरकम करके उसको बहुत बूस्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, कि जो टीचर्स होते हैं ना उनको अपने मेथड को सेलेक्ट करना चाहिए कि जो मोस्टली बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि क्लास में बहुत सारी वैरायटी के बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, तो एक ऐसा कॉमन टीचिंग मेथड निकालना चाहिए जो सबके लिए ही बेनिफिशियल हो। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स का वो डिपेंड करता है उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर और किस तरीके का उनका ग्रुप है। टीचिंग मेथड जो होता है उस सिचुएशन में थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजस्टिंग करिकुलम, जो करिकुलम है जैसे बच्चे का जो उनका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटीज़ हैं, उस अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मानिए क्लासरूम में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और वो काफ़ी अच्छा उसमें कर सकता है, तो बिल्कुल भी वहाँ पे ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को सारे पीरियड्स जो अकेडमिक्स में ही घुसा के रखा जाए, उसे पढ़ाने पे ही जोर दिया जाए जबकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। तो ये चीज़ें आती हैं एडजस्टिंग करिकुलम के अंदर। एडजस्टमेंट टीचर का मतलब हो गया कि जो की फंक्शन होता है ना या क्या टीचर्स का, कि जो भी टीचर्स में जैसे स्टूडेंट्स हैं कुछ उनमें बैकवर्डनेस होती है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, तो उस टाइम पे जो टीचर्स हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल अटेंशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सुपीरियर, एवरेज और डल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रेशो में डिवाइड हैं, तो टीचर्स को जो है ना इंडिविजुअल अटेंशन कि किसी में क्या चीज़ वीक रह गई है, किसी का क्या एडवांस पॉइंट है, तो उस अकॉर्डिंग जो टीचर है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है गाइडेंस सर्विस। गाइडेंस सर्विस का मतलब होता है कि जब इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसमें गाइडेंस सर्विस थोड़ी इजी हो जाती है जब आप स्पेशल अटेंशन या इंडिविजुअल अटेंशन बच्चे को देने लग जाते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो हैं, उनको गाइडेंस की हमेशा ही ज़रूरत होती है, हर एक स्टेज पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अदर यूजफुल स्टेप्स में क्या क्या आते हैं, इट वुड बी बेटर टू कीप द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास और सेक्शंस टू बी द मिनिमम। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा भीड़ कर रखी है और आप किसी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लास और सेक्शन जो है वो मिनिमम होने चाहिए जिससे कि टीचर का जो अटेंशन है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिल पाए, टीचर जो है उनकी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को, कैपेबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोचिंग क्लासेज आर ऑल्सो आर फॉर स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रंस वुड प्रूव हेल्पफुल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं मास में नहीं समझ पाते, 30-35 स्टूडेंट्स की क्लास में वो नहीं समझ पाते, तो ऐसी सिचुएशन में कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकती हैं। वाइल प्रैक्टिसिंग द टीचर शुड कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द टीचर शुड पे इंडिविजुअल अटेंशन इन द एंटायर ग्रुप इन विच टीचर इज गोइंग ऑन। अब जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उसमें इंडिविजुअल पे एक स्पेशल अटेंशन दिया जा सकता है। ऐसे ही देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स बहुत इजी हैं तो आपको ये आराम से समझ आ जाएंगे। एज़ यूजुअल इस बुक में जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि हर एक बड़े पैराग्राफ के बाद में 3 to 4 पेजेस के पैराग्राफ के बाद में आपको एक ऐसे फ्लो चार्ट टाइप में दे रखा है कि आपने क्या क्या सीखा। इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे कुछ इम्प्लीकेशंस इंडिविजुअल डिफरेंस के इन एजुकेशन दे रखे हैं, जो अभी हम डिटेल में पढ़ते हुए आए हैं वही यहाँ पे आपको शॉर्ट में दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, सेकंड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, थर्ड वन इज़ एडजस्टिंग करिकुलम, फोर्थ वन इज़ एडजस्टमेंट टीचर, फिफ्थ वन इज़ इंडिविजुअल अटेंशन, सिक्स वन इज़ गाइडेंस सर्विस, सेवन्थ वन इज़ अदर यूजफुल स्टेप्स। तो माय डियर व्यूअर्स, ये आंसर हो गया आपका कंप्लीट। यू कैन सी
ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप फोकस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी बहुत बहुत सपोर्ट करिएगा। मैक्स टू मैक्स जितना वीडियोस को शेयर कर सकते हैं करिएगा। थैंक यू सो मच।